का नाम लूंगा सैमसंग, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कि ये कंपनी जो है ये साउथ कोरिया में हेडक्वार्टर्ड है, वहां की कंपनी है, पर इंडियन मार्केट पे लगभग इनका जैसे पूरा कब्जा हो। अगर मोबाइल का मार्केट देखो तो वो बहुत सक्सेसफुल कंपनी है। अगर मैं नाम लूंगा दूसरी कंपनी का, Hyundai मोटर्स, तो Hyundai की गाड़ी काफी मतलब मिलियंस और काफी लाखों इंडियंस ने चलाई है। तो अगर आप देखें तो साउथ कोरिया जो देश है उसकी डेवलपमेंट को अगर देखें तो वो छोटा सा देश है, मतलब 30 साउथ कोरिया एक भारत में समा जाए इतना छोटा देश है, पर जो प्रति व्यक्ति आय है साउथ कोरियंस की वो एक भारतीय से 15 गुना ज्यादा है। पर ये वो कैसे कर पाए, कैसे वो एक ऐसे देश बन पाए कि वो मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर उनको कहा जाता है, जहां हर व्यक्ति के पास नौकरी है। और ऐसा क्यों है कि हम उनको जो भेजते हैं वो हम सिर्फ रॉ मटेरियल भेजते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वो हमको एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ कैसे हो गया? और भारत और साउथ कोरिया का जो ट्रेड है उसका टारगेट अभी हमने रखा है $50 बिलियन, जो 50 अरब डॉलर। क्या ये मुमकिन हो सकता है आने वाले दिनों में? ये सब हम जानेंगे एम्बेसडर स्कंद तायल के साथ। एम्बेसडर तायल साहब पहले साउथ कोरिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं और वो हमसे इस बात पर चर्चा करेंगे। तायल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीति राजनीति में। तो अगर आप ओपनिंग में हमारे सारे व्यूअर्स को ये समझा सकें कि ये साउथ कोरिया का इतना ज्यादा डेवलपमेंट पिछले 50 सालों में कैसे हो पाया कि वो मतलब भारत से 15 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है एक साउथ कोरियन की। हमारे $2000 है, उनकी 31,000 डॉलर है। ये कैसे हो गया? मैं पहले तो ये कहूंगा कि भारत और कोरिया की जो हिस्ट्री रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिलती जुलती रही है। जैसे हम ब्रिटिश कॉलोनाइज देश थे और कोरिया पूरा जापान ने कॉलोनाइज किया हुआ था 1910 से। 1945 में जापान हार गया तो कोरिया इंडिपेंडेंट हो गया, पर अनफॉर्चुनेटली कोरिया का भी डिवीजन हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हो गए वो, जैसा भारत का डिवीजन हुआ भारत और पाकिस्तान। पर देखिए सच्चाई ये है कि 1945 में जब कोरिया आजाद हुआ, 1947 में हम आजाद हुए, उस समय साउथ कोरिया, अब मैं जब कोरिया कह रहा हूं तो साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं, जहां की ये सैमसंग और Hyundai कंपनियां हैं, उनकी हालत आर्थिक स्थिति हमसे खराब थी। अच्छा, हम टेक्नोलॉजिकली भी उनसे ज्यादा एडवांस थे। 1960 के दशक में हमने रेलवे वैगन्स कोरिया को सप्लाई किए थे, हमने इंडिया की। अच्छा, और आज की स्थिति देखिए। तो मैं जब वहां रहा तो बड़ा मुझे अचंभा होता था, कभी तकलीफ भी होती थी कि वो देश क्यों ऐसे आगे निकल गया और हम कहां पीछे रह गए, क्यों पीछे रह गए। तो इसमें मैं समझता हूं कि 2-3 चीजें हैं जिन पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया और हम शायद कहीं ना कहीं पीछे रह गए। एक तो उनका जो वर्क एथिक्स है, उनका जो लेबर है, वर्कर है, टीचर है, इंजीनियर है, कोई कहीं सरकारी है, गैर सरकारी है, वो पूरा मन लगा के काम करता है, जो उसकी ड्यूटी है वो करता है। ये नहीं कि उसमें आनाकानी करे। पूरा समय का अगर वो कहते हैं कि 9 बजे से दफ्तर शुरू होगा तो 9 बजे से 5 मिनट पहले उनका हर एक आदमी अपनी सीट पर बैठ जाएगा। हमारे देश की क्या हालत है आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, उन्होंने शुरू से ही शिक्षा पर बहुत जोर दिया है कि 9 बजे से दफ्तर शुरू होगा तो 9 बजे से 5 मिनट पहले उनका हर एक आदमी अपनी सीट पर बैठ जाएगा। हमारे देश की क्या हालत है आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, उन्होंने शुरू से ही शिक्षा पर बहुत जोर दिया। वो 20% उनकी लिटरेसी थी, जो कि उन्होंने 20 साल में मतलब 70 तक आते आते 95% कर दी। अच्छा, भारतवर्ष में अब भी गवर्नमेंट कहती है 70% लिटरेसी है, पर हम सब जानते हैं कि जो सबसे लिटरेट है वो एक सेंटेंस आदमी नहीं लिख सकता। तो एजुकेशन पर हमने ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि हमारा देश उसकी वजह से बहुत ही इस समय नुकसान उठा रहा है, क्योंकि जो हमारी वर्कफोर्स है वो लिटरेट नहीं है, स्किल्ड नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए कि उनकी जो भी सरकार रही, शुरू में ऑथोरिटेरियन सरकारें नहीं, बाद में डेमोक्रेटिक सरकारें नहीं, 1980 के बाद, उन्होंने क्या विश्व की आर्थिक स्थिति में चेंज हो रही है उसको पहले से ही देखा, भांपा, परखा और अपनी नीतियों को पहले ही बदल दिया। जैसे 1969 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे ही देखा कुछ आ रहा है, गवर्नमेंट ने एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी बनाई, अपने 2 इंस्टीट्यूट बनाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रिसर्च करें, और कंपनियों से कहा कि भाई आप इस डायरेक्शन में जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो सरकार की नीति हमेशा भविष्य को देखते हुए बदलती रही।
और तीसरी चीज ये कहूंगा कि उनके जो कैपिटलिस्ट हैं, ये सब आपने हुंडई और सैमसंग का नाम दिया, ये सब 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में ये कंपनियां बड़ी छोटी छोटी ट्रेडिंग कंपनियां थी, वो बढ़ के आज इतनी स्थिति पर पहुंच गई है कि सैमसंग का अपना टर्नओवर 220 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, एक कंपनी का। तो उसमें एक गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप रही, जिसका उनको फायदा मिला। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो कंट्री एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनता चला गया। कुछ फैक्ट्स बताऊं तो जो सैमसंग है वो एप्पल को मोबाइल के स्क्रीन सप्लाई करता है, बहुत शायद लोगों को ये पता नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो देश से लोग फिनिश गुड्स जिसको कहते हैं, जैसे भारत तो हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, वो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनका क्या R&D और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर रहा है उस देश का काफी सालों से? चरण जी, आपने बहुत ही अच्छा ये सवाल उठाया है। पूरी उनकी देखिए 1.6-1.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 4.3% GDP का वो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे खर्च करते हैं, 4.3%। और इजराइल का 4.1% है, भारत का 1% के आसपास है। एक ब्लूमबर्ग जो कंपनी है, उन्होंने एक वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स बनाया है, उसमें कोरिया नंबर 1 पर है जी, और भारत 54 नंबर पर है। तो वो करते क्या है कि रिसर्च में देखिए, हमारे यहाँ रिसर्च होती है, अब बहुत सारे सरकारी संस्थानों में होती है, अब क्या रिसर्च होती है वही लोग जानते हैं। 30% जो भी रिसर्च का खर्चा है वो गवर्नमेंट देती है, 70% इंडस्ट्री से आता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। प्राइवेट सेक्टर बताता है कि भाई ये आप करिए और उसको हम इमीडिएटली अप्लाई करेंगे और उससे देश को भी फायदा होगा और इकोनॉमी को भी फायदा होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी रिसर्च होती है वो केवल पेपर्स छपते हैं और वो पब्लिकेशंस में ही रह जाती है, उसका एप्लीकेशन कुछ नहीं होता। लेकिन आपने बड़ी बात कही कि 70% जो है प्राइवेट सेक्टर देता है। भारत में मैंने कई मंत्रियों को ये कंप्लेंट करते सुना है कि जो भारतीय उद्योगपति हैं वो R&D में बिल्कुल पैसा खर्चा करना नहीं चाहते। कह रहे हैं, देखिए कोरिया और चाइना भी जॉब कर रहा है, बाहर से एक बार टेक्नोलॉजी लेते हैं, उसके बाद उसी को इम्प्रूव करते चले जाते हैं, वो स्वयं करते हैं, दूसरे बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, जबकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बार बार वो बाहर से ही टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं। अब एम्बेसडर कार जो आपको पता है कितने दिन चलती रही, अब भी जितनी कारों की टेक्नोलॉजी आ रही है, शायद टाटा जरूर उस समय काफी इन्वेस्ट कर रहा है R&D में, और शायद महिंद्रा ग्रुप भी कर रहा है, पर बाकी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से टेक्नोलॉजी लेके और उसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं और R&D में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये हमारी चूक हुई कि R&D में एक देश की तरह हमने इन्वेस्ट नहीं किया और इसका हमको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है आज के डेट में? मैं समझता हूँ कि ये चूक रही, और किसी ने जहाँ गवर्नमेंट ने केवल अपने आप किया, वो तो देखिए स्ट्रेटेजिक है, जैसे इसरो है या एटॉमिक एनर्जी, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। पर जहाँ भी एप्लीकेशन वाली जो रिसर्च थी उसमें प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर चलना चाहिए था, और जो रिसर्चर्स हैं उनको ये कहना चाहिए था कि आप ग्रांट लेके आइए प्राइवेट सेक्टर से। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये मोबाइल है, जैसे ये आईफोन है, साउथ कोरिया के पास सैमसंग है, चाइना के पास हुआवी है या दूसरा जो वीवो, ओप्पो और MI, इनके मोबाइल्स हैं। अमेरिका के पास जैसे मैंने कहा आईफोन है, साउथ कोरिया के पास सैमसंग है। भारत जैसे बड़े देश से ऐसा कोई प्रोडक्ट निकल के नहीं आया। बहुत ही दुख होता है कभी कभी कि देखिए छोटी सी नोकिया कहाँ का है, फिनलैंड जरा सा कंट्री है, हाँ। इस तरह एरिक्सन स्वीडन का जरा सा कंट्री है, दुनिया भर में उसका नाम है। भारत की किसी कंपनी का, टाटा का थोड़ा सा नाम है बाहर, हाँ। लेकिन मैं जिसको कह रहा हूँ एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, वो आज तक कोई एक भी कंपनी, केवल एक प्रोडक्ट हमारा है, वो जयपुर फुट, हाँ, जो दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन हाँ, बट अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जब से आपका क्वाड्रिप्लेजिक दूसरे फुट्स आए जो मशीन कंट्रोल फुट्स है, तब से उसका भी मेरे हिसाब से उतना डिमांड नहीं रहा है। पर कहीं ना कहीं हमारी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो अप्रोच रही है उसमें कहीं कमी है, उसमें कहीं कमी। आप मुझे बताइए कि आप साउथ कोरिया में भारत के राजदूत थे और हमको एक डेटा आया है कि हमारा जो डेफिसिट है साउथ कोरिया के साथ, यानी हमारे दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम साउथ कोरिया से ज्यादा चीजें खरीदते हैं और उनको कम चीजें बेच पाते हैं, तो हमारे को घाटा है। ट्रेड में लगभग हमको 7-8 बिलियन डॉलर यानी 50,000 करोड़ का हर साल का घाटा है, और अब 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड करने की बात हो रही है। तो लगता है भारत भी चिंतित है कि क्या वो इतना एक्सपोर्ट कर भी पाएगा साउथ कोरिया का। इंपोर्ट तो हम जरूर कर सकते हैं, जैसे अब
सैमसंग का कोई नया फोन आया 1.5 लाख रुपए का जिसकी स्क्रीन बेंड हो जाती है, हमको पता चला ऐसे हजारों उसके यूनिट्स बिक गए, कल परसों लोगों को चौंका दिया कि कई 100 करोड़ की बिक्री हो गई। तो उनके पास तो प्रोडक्ट्स है जो भारतीय कंज्यूमर को रिझाते हैं कि वो पैसे निकल के खरीद ले, लेकिन हमारे पास क्या कुछ ऐसा होगा और इसीलिए क्या ये $50 बिलियन का टारगेट पूरा हो पाएगा? देखिए, $50 बिलियन का टारगेट तो मुझे लगता है कि मुश्किल रहेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा भारत के पास इस तरह के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं है जिनको की विश्व में डिमांड हो। हम अपने ही मार्केट में देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या तो कोरिया से आ रहा है या चाइना से आ रहा है। तो हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं या तो कम्पीट नहीं कर पा रही या कुछ उसको इतनी यहाँ काम करने में अभी भी असुविधा है। भारत में तरह तरह के अड़ंगे लगाते हैं, तरह तरह के रेगुलेशंस और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, कि वो काम नहीं कर पाते। और अब तो इस तरह का रास्ता लगता है अपनाया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भी इंपोर्ट करके और अपना ठप्पा लगा के बेचने का ज्यादा कोशिश करती है। मतलब जो भारतीय कंपनियां जो वो भी यही जो पहले मैन्युफैक्चरर करती थी जी, वो भी अब मैं बताऊं आपको, मैं एक एयर कंडीशनर खरीदना चाहता था तो मैंने कहा कि मैं इंडिया में बना खरीदूंगा। तो मैंने एक बड़ी अच्छी कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, उसका मैंने खरीदा, पर पता लगा कि उसका कंप्रेसर चाइना में बना हुआ था। तो मतलब उसका दिल तो चाइना का बना हुआ, चाइना होगा, वो भारत का बना हुआ, डब्बा भारत में बना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई एम्बेसडर तायल साहब ने कि वो एक एयर कंडीशनर खरीदने गए तो उन्होंने बोला नहीं मैं भारतीय जो मैन्युफैक्चरर है उसका खरीदूंगा। बाद में उनको पता चला कि उसका कंप्रेसर चाइना में बना हुआ था, यानी लगभग उसका 80% जो वैल्यू है वो सिर्फ इंडिया में उसका डब्बा बना हुआ था। बट साउथ कोरिया की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि एक तो चिंता करने की बात है कि साउथ कोरिया सारे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, पर हम जो उनको एक्सपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल जैसी चीजें करते हैं जिसकी वैल्यू यानी जो उसके पैसे में दाम बहुत कम होते हैं। तो भारत को अगर भारत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स विकसित नहीं करेगा जो इन अ सेंस जिसको कह सकते हैं कि आप जिनकी कॉस्ट ज्यादा है यानी प्राइस ज्यादा है, और प्राइस किसकी ज्यादा होती है, कोई फिनिश प्रोडक्ट में, जैसे मोबाइल हो, कार हो, कैमरा हो, ऐसी चीजों के। बाकी हम चर्चा करेंगे तायल साहब के साथ ब्रेक के बाद। अपनी इज्जत को रखिए फंगस। ये डिस्कस कर रहे थे कि साउथ कोरिया जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाता है उसके वजह से वो काफी आगे बढ़ पाया और भारत को भी इतना एक्सपोर्ट कर पाया। एक क्वेश्चन मैं तायल साहब से अब पूछना चाहूंगा कि जो Hyundai कंपनी है साउथ कोरिया से आई भारत में और भारत की मारुति के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। मुझे याद है उन्होंने सबसे पहला मॉडल लॉन्च किया था Hyundai Santro 99 के अंदर में। 20 साल में महज दूसरे नंबर की कंपनी, इतनी सारी कंपनी आई वो सक्सेसफुल नहीं हुई, पर साउथ कोरिया की एक कंपनी आके भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर बन गई। आपको क्या लगता है कि भारत कहाँ चूक रहा है कि हम हमारे ऐसे मैन्युफैक्चरर डेवलप नहीं कर पाए, इवन कार मैन्युफैक्चरिंग में? क्या इसका भारत को अगले 10 साल में हर्जाना भुगतना पड़ेगा क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी के युग में हमारे पास अगर अपनी है नहीं? तो आपको ये चिंता इसके बारे में लगती है? देखिए, अगर विश्व स्तर पर compete करना है तो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि तभी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो Hyundai को एक ये एडवांटेज रही कि वो पहले ही बड़ी कंपनी थी, काफी जा चुकी थी दूसरे देशों में और फिर भारत आई। दूसरा, जापान वगैरह के कंपैरिजन में उन्होंने सेंट्रो में क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जैसे काफी लोग हैं पगड़ी बांधते हैं तो उन्हें छोटी गाड़ी में बैठने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने उसकी ऊंचाई बढ़ा दी। आपने सेंट्रो में ध्यान दिया होगा, थोड़ी सी वो हायर है और दूसरी कारों के। वॉशिंग मशीन में बाहर तो कहीं बिजली जाती नहीं है, तो अगर वॉशिंग मशीन बीच में बंद हो जाए तो वो साइकिल पहले 0 से शुरू होती थी। कोरियन ने आते ही यहाँ का ऐसा मॉडल बनाया है, उसको सैमसंग या जो इन्होंने वॉशिंग मशीन की, जहां अगर बिजली चली गई, जहां रुकेगी बिजली आएगी तो वहीं से साइकिल शुरू होगी। आप कह रहे हैं छोटे छोटे चीजें, जहाँ लोकल रिक्वायरमेंट्स को वो समझते हैं उसको और अडॉप्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट, और इसलिए वो यहाँ बहुत सक्सेसफुल। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि तायल साहब जो बहुत सारी भारत में गाड़ियां बनती है उसके लिए ये जो स्टील है, जो बेसिक चीज है, वो भी साउथ कोरिया से भारत में आता है। तो आपको लग रहा है अगले जो 5-7 साल में भारत के लिए सबसे मुख्य चैलेंज क्या हुआ कि हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएं? पूरी वैल्यू चेन हमें बनानी पड़ेगी। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि स्टील जो एक स्पेशल होती है अलॉय जार बनाने के अलॉय, वो भारत में अब पॉस्को ने एक महाराष्ट्र में एक प्लांट बनाया है, वहां वो ये स्टील बना रहे हैं। तो हमारी जो स्टील भी है, स्टील कंपनी है बहुत, तो शायद वो उस तरह की स्टील नहीं बना पा रही।
उसके बाद पूरी सप्लाई चेन में, जबकि हम ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में हमारी अच्छी इंडस्ट्री, दुनिया में हम सबसे बड़े हैं, दुनिया में हम सबसे बड़े हैं, अब सब बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं, पर वहां हम जरूर compete कर सकते हैं। और शायद उसमें भी खतरा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से लोग कह रहे हैं कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर ही गायब हो जाएगा, पूरा सेक्टर, उसमें तो मूविंग पार्ट्स भी शायद बहुत कम होंगे, टोटल कंपोनेंट्स भी बहुत कम होंगे, तो इस इंडस्ट्री का क्या होगा वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अब अगर हम देखें तो जैसे अब भारत एक रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, हमारी 5% या उससे कम ग्रोथ कह सकते हैं, तो अब हमको इससे बाहर निकल के उभर करके जो पहले कहा जाता था कि भारत देश में जो लोग काफी कम दामों पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कम सैलरी में लोग नौकरी कर लेते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में लोगों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आपको लगता है, आपने साउथ कोरिया भी रहे, यहाँ भी रहे, तो हमको जो अब लोग इंग्लिश में जिसको कहते हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि लोगों की अब जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। देखिए, ये बहुत बड़ा खतरा है। ये एक चीज तो ये है कि बहुत सारे देश हैं इस समय चाइना से अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में ले जाना चाहते हैं। कोरिया भी ये कर रहा है, क्योंकि चाइना में उनका ओवर एक्सपोजर हो गया था। फिर चाइना अमेरिका की भी टसल चल रही है, तो लोगों को दिख रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। पर कोरियन इन्वेस्टर कहाँ जा रहा है? वो वियतनाम जा रहा है। वियतनाम में उनका ऑलरेडी $40 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 40 बिलियन? जी हाँ, भारतवर्ष में टोटल $6 बिलियन या $7 बिलियन है। अच्छा जी, तो हमें ये देखना होगा कि ये सब इन्वेस्टमेंट भारत में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये कहते हैं, कोरियन कहता है कि जिस दिन हम डिसाइड करते हैं कि वियतनाम में हम एक फैक्ट्री लगाएंगे, $7 बिलियन है। अच्छा जी, तो हमें ये देखना होगा कि ये सब इन्वेस्टमेंट भारत में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये कहते हैं, कोरियन कहता है कि जिस दिन हम डिसाइड करते हैं कि वियतनाम में हम एक फैक्ट्री लगाएंगे, 12 महीने से 18 महीने के अंदर हमारी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। प्रोडक्शन शुरू हो जाती है? जी, उसने कहा एम्बेसडर साहब, जिस दिन आप ये गारंटी कर दें कि हम भारत में एक नई कंपनी लगाएंगे और 12 महीने 14 महीने के अंदर हमारी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, हम आपके यहाँ आ जाएंगे। मैं तो ये गारंटी नहीं कर सकता, आप सब लोग अच्छी तरह इसके रीजन जानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि चाइना को इस बात का फायदा हुआ था पिछले कई दशकों में कि वो जल्दी डिलीवरी दे पाते थे। अब वियतनाम वही कर रहा है। वियतनाम वही कर रहा है। वो कह रहा है कि जो भी आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, बस आप बता दीजिए कहाँ चाहिए और सब आपको वहां मिल जाएगा। तो मतलब ऐसा कहना क्या गलत होगा कि ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं जो भारत से बहुत चाइना तो छोटा देश नहीं था। चाइना नहीं था छोटा, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन देश हैं जो छोटे और विकसित है। साउथ कोरिया छोटा देश है साइज में, जापान भी इतना बड़ा नहीं है। छोटे होने से क्या फायदा होता है देश के छोटे होने से, या ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि थोड़ा वो निम्बल पॉलिसी मेकिंग हो जाती है, जैसा कि हमारे देश में भी कोशिश हो रही है कि हमारी जो स्टेट्स है, देखिए गुजरात है वो करीब 6 करोड़ का है। हाँ। साउथ कोरिया मतलब जितना गुजरात का पॉपुलेशन है उतना साउथ कोरिया। तो स्टेट्स में अगर कंपटीशन हो जाए हमारे जी, तो शायद इस तरह की स्थिति एक पैदा हो कि कुछ स्टेट्स में बड़ा अच्छा एक वातावरण बने जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पॉलिसी वहां की अच्छी हो। हाँ। मेरे ख्याल से किसी न किसी स्तर पर ये हो रहा है और मेरे ख्याल से इसी रास्ते पर भारत आगे बढ़ेगा और स्टेट्स में शायद फर्क बढ़ता चला जाएगा। एक मैं आपको लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, अगर एक आम भारतीय बिजनेसमैन साउथ कोरिया जाता है तो आपको लगता है उसको बड़ा शौक होगा डेवलपमेंट देख करके? क्योंकि मुझे नहीं लगता सारे जाते होंगे, कुछ जाते होंगे। काफी फर्क है क्या? देखिए, फर्क बहुत है। तो अब बिजनेसमैन जो जाता है, मैं तो समझता हूँ ज्यादातर ट्रेडिंग के लिए जाता है। ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, जैसे सेसमी जो तिल है, हम उनको सेसमी की उनको काफी जरूरत रहती है, तो हम नेफ्था हमसे बहुत ज्यादा लेते हैं। कुछ केमिकल्स अब उन्होंने क्या किया है कि डर्टी केमिकल्स जिनको कहा जाता है, उनकी फैक्ट्रियां इंडिया में लगा दी हैं और यहाँ से फिर वो केमिकल्स लेते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। और थोड़ा सा राइस भी जाता है। दवाएं बहुत कम जाती हैं, जो कि एक सोर पॉइंट है। क्योंकि देखिए, हर देश, मैं तो ये समझता हूं कि किसी न किसी तरह से ये प्रयत्न करता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स तो खूब हो और इंपोर्ट कम से कम हो। तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं। हाँ। और भारत को ड्रग्स में, फार्मास्यूटिकल्स में एक एडवांटेज है। वहां कोरिया ने भी कोई इस तरह की नीतियां अपनाई है कि उनका अप्रूवल लेने के लिए सालों लगते हैं और इतना पैसा खर्च होता है, मार्केट साइज इतना है नहीं, तो हमारी कंपनियां पीछे हट जाती हैं। तो इस पर बहुत भारत की सरकार बहुत बात कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, काफी डिस्कशंस हो रहे हैं। जब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कोरिया से हुआ था तो मैं उस समय वहां था, मैंने कुछ नेगोशिएशन में भी देखा था कैसे ये सब आगे बढ़ रहा है।
पर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग में कमजोरियां हैं, और जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, उनको नहीं सुधारा जाएगा, ये सोचना कि भारत की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, जबकि भारतीय कंपनियां भारत के अंदर भी माल बेचने को देखिए, कौन क्या तो छोटी लेवल पे चाइनीज कंपनियां हैं, फिर ये कोरियन कंपनियां हैं। भारत की तो कंपनी टाटा को छोड़ के कुछ ऐसा नहीं लगता जो किसी भी सेक्टर में बहुत आपके मैं इंटरव्यू में ये 3-4 मेन पॉइंट है तायल साहब ने जो हमसे शेयर किया कि देखिए भारत में या तो चाइनीज कंपनियां हैं या तो साउथ कोरियन कंपनियां हैं, कुछ यूरोपियन देश की कंपनियां हैं जो ज्यादातर जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो बना के बेचते हैं। यहाँ की कंपनियां हाँ ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में तो है, पर बाकी अगर देखा जाए तो उसमें भारत को जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि हम एक्सपोर्ट पावर बन पाएंगे जो देश की एक ये देश में। तो इसके ऊपर काम करने की भारत को जरूरत है। इस साइड में तायल साहब को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमको अपना समय दिया, और व्यूअर्स आपने प्रोग्राम देखने के लिए थैंक यू सो मच।